नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने न सिर्फ इतिहास और विज्ञान के बारे में हमारी सोच को बदला, बल्कि हमें ये भी दिखाया कि हम इंसान यानी होमो सेपियंस इस धरती पर कैसे सबसे ताकतवर प्राणी बन गए। ये है युवाल नोआ हरारी की सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनकाइंड। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक समय मशीन है जो हमें लाखों साल पीछे ले जाती है, उस दौर में जब हमारे पूर्वज जंगलों में भटकते थे, शिकार करते थे और प्रकृति के साथ तालमेल में जीते थे। और फिर ये हमें आज के डिजिटल युग तक लाती है, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और डेटा की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस किताब का सारांश आपके सामने एक कहानी की तरह पेश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांचित करेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपकी दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल देगी। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये एक लंबी और गहरी यात्रा होने वाली है जो मानव इतिहास की शुरुआत से लेकर भविष्य की अनजानी संभावनाओं तक जाएगी। सबसे पहले आइए उस दौर में चलते हैं जब धरती पर इंसान कोई खास प्राणी नहीं थे। करीब 2.5 मिलियन साल पहले अफ्रीका की धरती पर मानव प्रजातियों का उदय हुआ। उस समय होमो सेपियंस अकेले नहीं थे, उनके साथ साथ कई और मानव प्रजातियां थीं, जैसे होमो निएंडरथल जो यूरोप और पश्चिमी एशिया के ठंडे इलाकों में रहते थे, होमो इरेक्टस जो लाखों साल तक धरती पर टिके रहे, होमो डेनिसोवा जिनके बारे में हमें हाल के पुरातात्विक खोजों से पता चला, और होमो फ्लोरेसियंसिस जिन्हें हॉबिट भी कहा जाता है, जो इंडोनेशिया के छोटे से द्वीप पर रहते थे। इन सभी प्रजातियों में कुछ न कुछ खास था। निएंडरथल उदाहरण के लिए शारीरिक रूप से बेहद मजबूत थे। उनकी मोटी हड्डियां और मजबूत मांसपेशियां उन्हें ठंडे मौसम में जीवित रहने में मदद करती थीं। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि उनके दिमाग का आकार हमारे यानी होमो सेपियंस के बराबर था। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि निएंडरथल के पास कला और संस्कृति के शुरुआती संकेत थे। उदाहरण के लिए स्पेन की गुफाओं में मिले चित्र, जो करीब 40,000 साल पुराने हैं, संभवतः निएंडरथल ने बनाए थे। वे अपने मृतकों को दफनाते थे और उनके साथ गहने और औजार भी रखते थे, जो एक तरह की धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथा का संकेत देता है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रजातियां इतनी ताकतवर थीं, तो आज धरती पर सिर्फ हम ही क्यों बचे? आखिर होमो सेपियंस में ऐसा क्या था जिसने उन्हें बाकियों से अलग किया और धरती का मालिक बना दिया? हरारी इस सवाल का जवाब देते हैं एक शब्द में, भाषा। लेकिन ये कोई साधारण भाषा नहीं थी। करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने एक ऐसी क्रांति शुरू की जिसे हरारी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस क्रांति ने सेपियंस को बाकी प्रजातियों से अलग कर दिया। इस समय सेपियंस ने एक ऐसी भाषा विकसित की जो न सिर्फ रोजमर्रा की बातें करने के लिए थी, बल्कि जटिल विचारों, योजनाओं और सबसे खास बात काल्पनिक चीजों के बारे में बात करने के लिए थी। उदाहरण के लिए सेपियंस ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो वास्तव में मौजूद नहीं थीं, जैसे भगवान, आत्माएं, जनजाति की एकता या भविष्य की योजनाएं। हरारी इन्हें साझा मिथक कहते हैं। ये मिथक वो कहानियां थीं जो सचमुच में मौजूद नहीं थीं, लेकिन जिन पर लोग विश्वास करते थे। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक जंगल में 2 जनजातियां रहती हैं। पहली जनजाति में लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ते हैं, शायद 10 या 15 लोग। उनके पास कोई बड़ी कहानी नहीं है जो उन्हें एकजुट करे। दूसरी जनजाति में लोग एक पवित्र नदी के नाम पर एकजुट हैं। वे मानते हैं कि ये नदी उनकी आत्माओं की रक्षा करती है, और इस विश्वास ने 100 लोगों को एक साथ जोड़ दिया। अब अगर इन दोनों जनजातियों में युद्ध होता है तो जाहिर है कि दूसरी जनजाति जीतेगी, क्योंकि उनके पास संख्या और संगठन की ताकत है। इस तरह की कहानियों ने सेपियंस को बड़े समूहों में काम करने की ताकत दी। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि निएंडरथल 20-30 लोगों के छोटे समूहों में रहते थे, जबकि सेपियंस ने अपनी भाषा और कहानियों की मदद से सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों को एकजुट करना सीख लिया था। उदाहरण के लिए अफ्रीका में मिले पुरातात्विक अवशेष
जैसे 70,000 साल पुराने हथियार और गहने दिखाते हैं कि सेपियंस ने न सिर्फ शिकार के लिए जटिल योजनाएं बनाई, बल्कि सामाजिक बंधन भी बनाए। वे मोतियों और खोलों से गहने बनाते थे, जो शायद उनकी सामाजिक स्थिति या समूह की पहचान को दर्शाते थे। ये गहने न सिर्फ सजावट थे, बल्कि एक तरह की कहानी थी जो समूह के लोगों को एकजुट करती थी। यही वो ताकत थी जिसने होमो सेपियंस को निएंडरथल जैसे मजबूत प्रजातियों पर जीत दिलाई। हरारी कहते हैं कि निएंडरथल शायद छोटे समूहों में रहते थे और उनके पास ऐसी कहानियां नहीं थीं जो उन्हें बड़े पैमाने पर एकजुट कर सकें। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि सेपियंस और निएंडरथल के बीच मिश्रण हुआ, क्योंकि आज यूरोपीय और एशियाई लोगों के डीएनए में निएंडरथल के जीन के छोटे छोटे हिस्से मिलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सेपियंस ने अपनी भाषा और संगठन की ताकत से बाकी प्रजातियों को पीछे छोड़ दिया। नतीजा, करीब 30,000 साल पहले बाकी सभी मानव प्रजातियां विलुप्त हो गईं और होमो सेपियंस धरती के एकमात्र मानव बन गए। लेकिन कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का असर सिर्फ दूसरी प्रजातियों पर जीत तक सीमित नहीं था। इसने सेपियंस को प्रकृति पर भी हावी होने की ताकत दी। अपनी भाषा और कहानियों की मदद से सेपियंस ने शिकार करने की नई तकनीकें विकसित कीं। उदाहरण के लिए, उन्होंने भाले और तीर कमान बनाए जो उन्हें बड़े जानवरों जैसे मैमथ, जंगली भैंस या विशालकाय हिरण को मारने में मदद करते थे। लेकिन सबसे बड़ी खोज थी आग का इस्तेमाल। आग ने सेपियंस को कई तरह से ताकत दी। सबसे पहले, आग ने उन्हें ठंडे इलाकों में रहने की इजाजत दी। उदाहरण के लिए, जब सेपियंस यूरोप के ठंडे जंगलों में पहुंचे, जहां तापमान 0 से नीचे चला जाता था, तो आग ने उन्हें गर्म रखा। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि सेपियंस ने गुफाओं में आग जलाकर न सिर्फ खुद को गर्म रखा, बल्कि शिकार किए गए जानवरों को पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। दूसरा, आग ने खाना पकाने की सुविधा दी। पका हुआ खाना आसानी से पचता था, जिससे दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिली। वैज्ञानिकों का मानना है कि खाना पकाने की आदत ने सेपियंस के दिमाग को और विकसित किया, क्योंकि उनका शरीर अब ज्यादा कैलोरी और पोषण को अवशोषित कर सकता था। उदाहरण के लिए, कच्चे मांस को पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन पका हुआ मांस आसानी से पच जाता था, जिससे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती थी। ये ऊर्जा दिमाग के विकास में काम आई, जिसने सेपियंस को और स्मार्ट बनाया। इसके अलावा आग ने सामाजिक बंधनों को भी मजबूत किया। रात में जब लोग आग के चारों ओर बैठते थे, तो वे कहानियां सुनाते थे, योजनाएं बनाते थे और अपने समूह की एकता को मजबूत करते थे। ये कहानियां न सिर्फ मनोरंजन थीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक गोंद थीं, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती थीं। लेकिन इस ताकत का एक दुखद पहलू भी था। जहां जहां सेपियंस गए, वहां उन्होंने स्थानीय पर्यावरण को बदल दिया। उदाहरण के लिए, जब वे करीब 60,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, वहां विशालकाय जानवर रहते थे, जैसे डिप्रोटोडॉन, जो एक विशाल वॉम्बैट जैसा था, और विशालकाय कंगारू, जो आज के कंगारुओं से कहीं बड़े थे। लेकिन सेपियंस के आने के कुछ हजार साल बाद ये सारी प्रजातियां विलुप्त हो गईं। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि सेपियंस ने इन जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार किया। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में मिले अवशेष दिखाते हैं कि सेपियंस ने आग का इस्तेमाल करके जंगलों को जलाया, ताकि शिकार करना आसान हो और खेती के लिए जमीन तैयार हो। इस प्रक्रिया ने ऑस्ट्रेलिया की जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचाया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया में सेपियंस के आने के बाद वहां की 90% से ज्यादा बड़ी प्रजातियां विलुप्त हो गईं। ऐसा ही कुछ अमेरिका में हुआ, जहां करीब 15,000 साल पहले सेपियंस पहुंचे। वहां मैमथ, सेबर टूथ बिल्लियां, विशालकाय आर्मडिलो और ग्राउंड स्लॉथ जैसे जानवर रहते थे। लेकिन सेपियंस के आने के बाद ये प्रजातियां भी गायब हो गईं। पुरातात्विक साइट्स जैसे उत्तरी अमेरिका की क्लोविस सभ्यता दिखाती हैं कि सेपियंस ने अत्यधिक कुशल हथियारों, जैसे पत्थर के भाले, का इस्तेमाल करके इन विशालकाय जानवरों का शिकार किया। इसके अलावा उन्होंने जंगलों को जलाकर खेती और शिकार के लिए जगह बनाई। हरारी कहते हैं कि सेपियंस एक तरह के इकोलॉजिकल सीरियल किलर थे। उनकी शिकार करने की तकनीक
जंगलों को जलाने की आदत और पर्यावरण को अपने हिसाब से ढालने की क्षमता ने धरती की जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचाया। उदाहरण के लिए, दक्षिण अमेरिका में जहां विशालकाय स्लॉथ और अन्य मेगाफोना रहते थे, सेपियंस के आने के बाद ये प्रजातियां कुछ ही हजार सालों में विलुप्त हो गईं। ये वो दौर था जब सेपियंस ने पूरी धरती को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। अब आते हैं उस दौर पर जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, कृषि क्रांति। ये क्रांति करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, जब सेपियंस ने जंगलों में भटकना छोड़कर खेती करना शुरू किया। मध्य पूर्व में गेहूं, एशिया में चावल और अमेरिका में मक्का जैसी फसलों ने इंसानों को एक जगह बसने की इजाजत दी। लेकिन हरारी कहते हैं कि यह क्रांति उतनी शानदार नहीं थी जितना हम सोचते हैं। शिकारी खानाबदोश जिंदगी में लोग कुछ घंटे शिकार करते थे और बाकी समय अपने परिवार के साथ बिताते थे। वे प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। उनके पास विविध आहार था, जंगली फल, सब्जियां और मांस। उदाहरण के लिए, अफ्रीका के सवाना में रहने वाले शिकारी खानाबदोश दर्जनों तरह के फल, जड़ें और छोटे बड़े जानवर खाते थे, जो उनके शरीर को संतुलित पोषण देता था। लेकिन खेती ने उन्हें एक ही फसल जैसे गेहूं या चावल पर निर्भर कर दिया। इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि खेती शुरू करने के बाद लोगों की औसत ऊंचाई कम हो गई। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व में नटुफियन लोगों, जो शिकारी खानाबदोश थे, की औसत ऊंचाई करीब 5 फीट 6 इंच थी। लेकिन खेती शुरू करने के बाद उनके वंशजों की ऊंचाई घटकर 5 फीट 3 इंच रह गई। इसके अलावा उनकी हड्डियों में कमजोरी और पोषण की कमी के संकेत मिले। खेती ने उन्हें सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करने के लिए मजबूर किया। खेतों की जुताई, बीज बोना, फसलों की कटाई और पानी की व्यवस्था, ये सब आसान नहीं था। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व में जहां गेहूं की खेती शुरू हुई, लोगों को घंटों तक झुककर काम करना पड़ता था। पुरातात्विक अवशेष दिखाते हैं कि उस दौर के लोगों में पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द और हड्डियों की बीमारियां आम थीं। इसके अलावा खेती ने लोगों को एक जगह बांध दिया। शिकारी खानाबदोश स्वतंत्र थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। अगर एक जंगल में खाना खत्म हो जाता तो वे दूसरे जंगल में चले जाते। लेकिन खेती ने उन्हें अपनी जमीन और फसलों से बांध दिया। अगर कोई बाढ़, सूखा या कीटों का हमला होता तो उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती थी। उदाहरण के लिए, मेसोपोटामिया में जहां टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के किनारे खेती शुरू हुई, बाढ़ एक आम समस्या थी। अगर नदियां उफान पर आतीं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी और लोग भुखमरी का शिकार हो जाते थे। फिर भी खेती ने एक बड़ा फायदा दिया। ज्यादा भोजन का मतलब था ज्यादा लोग। एक शिकारी खानाबदोश समूह में शायद 50-100 लोग होते थे, लेकिन खेती ने हजारों लोगों को एक साथ बसने की इजाजत दी। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व में नटुफियन संस्कृति के लोग, जो खेती शुरू करने वाले पहले समुदायों में से थे, ने गांव बनाए जहां सैकड़ों लोग एक साथ रहते थे। और ज्यादा लोगों का मतलब था ज्यादा ताकत। लेकिन इस ताकत की कीमत भी थी। खेती ने समाज में असमानता को जन्म दिया। जिनके पास ज्यादा जमीन थी वे अमीर हो गए, जिनके पास कुछ नहीं था वे मजदूर बन गए। यहीं से शुरू हुई सामाजिक ढांचे की कहानी। उदाहरण के लिए, मेसोपोटामिया में जहां सुमेरियन सभ्यता फली फूली, वहां एक जटिल सामाजिक ढांचा बन गया। सबसे ऊपर थे राजा और पुजारी, उनके नीचे थे व्यापारी और कारीगर, और सबसे नीचे थे मजदूर और गुलाम। राजा और पुजारी लोगों से टैक्स वसूलते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा और धार्मिक विश्वास का भरोसा देते थे। उदाहरण के लिए, सुमेरियन शहर उर में पुजारी मंदिरों में रहते थे और लोगों को बताया जाता था कि उनकी फसलें और समृद्धि भगवान की कृपा से हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में आम लोग एक तरह से सिस्टम के गुलाम बन गए। उन्हें खेतों में काम करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था और राजा या पुजारियों के नियम मानने पड़ते थे। हरारी कहते हैं कि कृषि क्रांति ने इंसानों को प्रकृति से और खुद से दूर कर दिया। हमने जंगली जानवरों को पालतू बनाया, जैसे गाय, भेड़ और मुर्गियां। लेकिन इस प्रक्रिया में हमने उनकी स्वतंत्रता छीन ली। उदाहरण के लिए, जंगली भैंस स्वतंत्र रूप से सवाना में घूमती थीं,
लेकिन खेती ने उन्हें गायों में बदल दिया, जिन्हें बांधकर रखा जाता था और दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुर्गियां, जो जंगली पक्षियों की वंशज थीं, छोटे छोटे पिंजरों में कैद हो गईं, और इंसान, वे भी एक तरह से अपने बनाए सिस्टम के पिंजरे में कैद हो गए। हरारी कहते हैं कि खेती ने हमें ज्यादा भोजन दिया, लेकिन साथ ही ज्यादा मेहनत, ज्यादा बीमारियां और ज्यादा जटिल सामाजिक ढांचे भी दिए। उदाहरण के लिए, खेती ने लोगों को एक जगह बसने के लिए मजबूर किया, जिससे बीमारियां फैलने लगीं। पालतू जानवरों से इंसानों में नई बीमारियां आईं, जैसे चेचक और खसरा, क्योंकि लोग और जानवर अब एक साथ रहते थे। कृषि क्रांति ने एक और बड़ी चीज दी, शहर। लोग अब गांवों और शहरों में बसने लगे। मेसोपोटामिया में उर्क और ऊर जैसे शहर बने। मिस्र में नील नदी के किनारे सभ्यताएं फली फूलीं। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर उभरे। इन शहरों ने न सिर्फ लोगों को एकजुट किया, बल्कि नई खोजों को भी जन्म दिया। उदाहरण के लिए, मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि वहां एक जटिल जल निकासी प्रणाली थी, जो उस समय की इंजीनियरिंग की ताकत को दिखाती है। लोग अब न सिर्फ खेती करते थे, बल्कि व्यापार, कला और शिल्प में भी माहिर हो गए थे। और इनमें सबसे बड़ी खोज थी लेखन। करीब 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोगों ने पहली बार लिखित भाषा विकसित की। शुरू में ये लेखन हिसाब किताब रखने के लिए था, कितना अनाज बचा, कितना टैक्स देना है, लेकिन धीरे धीरे इसने कहानियां, कविताएं और कानून लिखने की शुरुआत की। उदाहरण के लिए, सुमेरियन लोग मिट्टी की तख्तियों पर कीलनुमा लेखन यानी क्यूनिफॉर्म में अपने व्यापार का हिसाब रखते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसका इस्तेमाल महाकाव्य लिखने के लिए किया, जैसे गिलगमेश का महाकाव्य, जो दुनिया की सबसे पुरानी लिखित कहानियों में से एक है। ये कहानी एक राजा गिलगमेश की है, जो अमृता की तलाश में निकलता है। इस कहानी में हमें उस दौर की सोच, उनके डर और उनकी आकांक्षाएं दिखती हैं। गिलगमेश की कहानी में एक बाढ़ का जिक्र है, जो बाइबल की नूह की कहानी से मिलती जुलती है, और ये दिखाता है कि उस समय की सभ्यताएं प्रकृति की ताकत से कितना डरती थीं। लेखन ने सेपियंस को इतिहास को सहेजने और भविष्य को नियंत्रित करने की ताकत दी। मिस्र के फिरौन अपने शासन को मजबूत करने के लिए पिरामिडों पर लेख लिखवाते थे। उदाहरण के लिए, गीजा के पिरामिड, जो आज भी खड़े हैं, उस दौर की इंजीनियरिंग और संगठन की ताकत को दिखाते हैं। पिरामिड बनवाने के लिए लाखों मजदूरों की जरूरत थी, और ये मजदूर एक साझा मिथक, फिरौन की दिव्यता के आधार पर एकजुट हुए। लेखन ने व्यापार को भी बढ़ावा दिया। अब लोग दूर दूर तक माल भेज सकते थे और हिसाब रख सकते थे। सिल्क रोड, जो चीन से यूरोप तक जाती थी, इसका एक शानदार उदाहरण है। इस रास्ते पर न सिर्फ रेशम, बल्कि मसाले, कीमती पत्थर और सबसे अहम विचार और संस्कृतियां भी बांटी गईं। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म भारत से सिल्क रोड के रास्ते चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। दूसरी तरफ यूनानी दर्शन मध्य एशिया और भारत तक पहुंचा। सिकंदर महान, जिन्होंने 4वीं सदी ईसा पूर्व में एक विशाल साम्राज्य बनाया, ने यूनानी संस्कृति को भारत तक पहुंचाया। भारत में मिले यूनानी सिक्के, जिन पर बौद्ध प्रतीक बने हैं, इस सांस्कृतिक मिश्रण को दिखाते हैं। लेकिन व्यापार के साथ साथ युद्ध भी आए। सभ्यताएं अब एक दूसरे से संसाधनों के लिए लड़ने लगीं। मेसोपोटामिया में सुमेरियन और अक्कादियन साम्राज्य आपस में लड़े। मिस्र में फिरौन अपने पड़ोसियों जैसे हित्ती और नूबियन पर हमला करते थे, और इन युद्धों ने सेपियंस की ताकत और क्रूरता दोनों को सामने लाया। अब आते हैं उस दौर पर जिसने सेपियंस को और ताकतवर बनाया, वैज्ञानिक क्रांति। ये 16वीं सदी के आसपास शुरू हुई। यूरोप में लोग अब पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने लगे। कोपरनिकस ने कहा कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, न कि सूरज धरती के। इस विचार ने उस समय की धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। गैलीलियो ने दूरबीन बनाई और आकाश को नए नजरिए से देखा। उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं को देखा, जो ये दिखाता था कि पूरी दुनिया धरती के इर्द गिर्द नहीं घूमती। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजे, जिन्होंने हमें ब्रह्मांड को समझने का एक नया तरीका दिया। हरारी कहते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति का सबसे बड़ा आधार था ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते। पहले
लोग धार्मिक किताबों या पुरानी परंपराओं को अंतिम सत्य मानते थे, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति ने सवाल उठाने की हिम्मत दी। उदाहरण के लिए 17वीं सदी में जब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया तो हमने पहली बार सूक्ष्म जीवों को देखा। इससे हमें बीमारियों के कारण समझ में आए और मेडिसिन में क्रांति आ गई। उदाहरण के लिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में सूक्ष्म जीवों की तस्वीरें प्रकाशित कीं, जिसने वैज्ञानिकों को बीमारियों के जैविक कारणों को समझने में मदद की। 18वीं सदी में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को बेहतर बनाया, जिसने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। स्टीम इंजन ने कारखानों को ताकत दी और रेलवे ने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ले जाना शुरू किया। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकासवाद का सिद्धांत दिया, जिसने हमें बताया कि सभी जीव जंतु एक लंबी विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं। और 20वीं सदी में हमने अंतरिक्ष में कदम रखा जब 1959 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे। लेकिन वैज्ञानिक क्रांति का एक और पहलू था, उपनिवेशवाद। यूरोपीय देशों ने दुनिया के बाकी हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की और उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन जैसे देशों ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ये कब्जा सिर्फ ताकत या बंदूकों की वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे थी सेपियंस की वो खासियत, संगठन और कहानियां। यूरोपीय लोग सभ्यता और प्रगति की कहानी लेकर आए। उन्होंने कहा कि वे जंगली लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, लेकिन हकीकत में उन्होंने स्थानीय संस्कृतियों को कुचल दिया, उनके संसाधनों को लूटा और लाखों लोगों को गुलाम बनाया। उदाहरण के लिए, जब स्पेन वासियों ने दक्षिण अमेरिका पर कब्जा किया तो उन्होंने इंका और एज़टेक सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। इनका साम्राज्य, जो अपनी इंजीनियरिंग और संगठन के लिए मशहूर था, स्पेनिश हमलावरों के सामने कुछ ही समय में ढह गया। स्पेन वासियों ने सोना और चांदी लूटा और स्थानीय लोगों को गुलाम बनाकर खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया। उदाहरण के लिए, पोटोसी की चांदी की खदान, जो आज के बोलीविया में है, उस समय दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खदान थी। वहां लाखों स्थानीय लोगों को गुलाम बनाकर काम करने के लिए मजबूर किया गया। अफ्रीका में यूरोपीय लोगों ने लाखों लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका भेजा, जहां उन्हें बागानों में काम करना पड़ता था। हरारी कहते हैं कि ये दौर सेपियंस की ताकत और क्रूरता दोनों को दिखाता है। उनकी कहानियों ने उन्हें एकजुट किया, लेकिन इन कहानियों ने दूसरों को दबाने का बहाना भी दिया। अब आधुनिक युग की बात करें। 20वीं सदी में सेपियंस ने ऐसी प्रगति की जो पहले कभी नहीं देखी गई। औद्योगिक क्रांति ने मशीनों का जाल बिछा दिया। कारें, हवाई जहाज और कंप्यूटर ने दुनिया को छोटा कर दिया। उदाहरण के लिए, 1903 में राइट बंधुओं ने पहली बार हवाई जहाज उड़ाया और कुछ ही दशकों में हवाई यात्रा आम हो गई। 1940 के दशक में पहले कंप्यूटर बने, जैसे ENIAC, जो कमरे के आकार का था, और 1980 के दशक तक पर्सनल कंप्यूटर हर घर में पहुंचने लगे। लेकिन इसके साथ ही आए विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध, जिसमें लाखों लोग मरे। दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें परमाणु बम ने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया। हरारी कहते हैं कि सेपियंस अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वे खुद अपनी प्रजाति को खत्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, परमाणु हथियारों की ताकत ऐसी है कि एक बटन दबाने से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन युद्ध ही एकमात्र खतरा नहीं था। औद्योगिक क्रांति ने पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया। कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जंगलों की कटाई और प्लास्टिक का इस्तेमाल, इन सब ने जलवायु परिवर्तन को जन्म दिया। आज ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चुनौती है जो पूरी मानवता को खतरे में डाल रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम का मिजाज बदल रहा है। उदाहरण के लिए, 2020 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न के जंगलों में लगी आग ने लाखों हेक्टेयर जंगल को नष्ट कर दिया। हरारी कहते हैं कि सेपियंस ने प्रकृति को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अब प्रकृति जवाब दे रही है। हरारी एक और गहरी बात कहते हैं, खुशी का सवाल। क्या हम वाकई पहले से ज्यादा खुश हैं? शिकारी खानाबदोश अपने परिवार के साथ जंगल में खुश थे। उनके पास तनाव, डिप्रेशन
या अकेलापन जैसी समस्याएं नहीं थीं। उनके पास समय था। वे शिकार करते, कहानियां सुनाते और प्रकृति के साथ जीते थे। लेकिन आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी और सुविधाओं के बावजूद हम तनाव और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे से जोड़ा, लेकिन साथ ही अकेलापन भी बढ़ाया। हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन हम शांति की तलाश में हैं। हरारी कहते हैं कि शायद हमारी प्रगति ने हमें और जटिल समस्याओं में उलझा दिया है। उदाहरण के लिए, आज हम सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि इससे हमारी मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी की दरें पहले से कहीं ज्यादा हैं। अब भविष्य की बात करें। हरारी कहते हैं कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और डेटा हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें सुपर ह्यूमन बना सकती है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक पहले से ही जीन एडिटिंग तकनीक जैसे क्रिस्पार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम बीमारियों को खत्म कर सकते हैं या अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। हम शायद अमर होने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन शक्तियों को संभाल पाएंगे? हरारी कहते हैं कि सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत हमारी कहानियां। अब हमें एक नई कहानी गढ़ने की जरूरत है, एक ऐसी कहानी जो हमें एकजुट करे, न कि हमें बांटे। उदाहरण के लिए, आज हम राष्ट्र और धर्म की कहानियों में बटे हुए हैं। ये कहानियां हमें एकजुट करती हैं, लेकिन साथ ही युद्ध और हिंसा का कारण भी बनती हैं। हरारी कहते हैं कि हमें ऐसी नई कहानियां चाहिए जो पूरी मानवता को एक साथ लाएं, जैसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने की कहानी, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह विकसित करने की कहानी जो मानवता की भलाई के लिए हो, न कि उसके विनाश के लिए। उदाहरण के लिए, अगर हम एआई को अनियंत्रित तरीके से विकसित करते हैं, तो ये हमारी नौकरियां, हमारी स्वतंत्रता और शायद हमारी पूरी प्रजाति को खतरे में डाल सकता है। लेकिन अगर हम इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, तो ये हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, सेपियंस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें हमारी अपनी कहानी दिखाता है। ये हमें बताता है कि हम कहां से आए, हमने क्या खोया और हम कहां जा रहे हैं। हरारी की ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी ताकत, हमारी कहानियां, हमारा संगठन और हमारी खोजें क्या हमें बचाएंगी या हमें खत्म कर देंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस किताब के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक ई सेपियंस नहीं पढ़ी तो इसे जरूर पढ़ें। ये आपकी सोच को एक नया आयाम देगी।